ये जंग बार बार क्यों होती है? पहले फिलिस्तीन को तबाह बर्बाद किया गया, अब ईरान को ख़त्म कर देने की ये कोशिश है। जैसे साहिर लुधियानवी का ही वो शेर है ना कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध अपने आप में एक समस्या है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इज़राइल की इस जंग को अमेरिका क्यों लड़ रहा है? अब यहाँ हमें एक फ़र्क करना चाहिए, यहूदी और ज़ायोनिस्ट। बिल्कुल, क्या इसको हिंदूइज़्म और हिंदुत्व कह सकते हैं कि ज्यूज़ और ज़ायनिज़्म? कोई ऐसा कंपैरिज़न? क्या सिर्फ़ ज़ायनिस्ट इस प्रॉमिस्ड लैंड पे यकीन रखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को कि हर तरह से मार-काट करके और हमें ये ज़मीन हथियानी है? या आपको लगता है कि ये पूरा यहूदी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में वही सब मानते हैं? देखिए, पूरी दुनिया के यहूदी इस बात को नहीं मानते। जो फ़ारसी लोग हैं शिया मुस्लिम्स ईरान के इनकी बड़ी आबादी उसके बावजूद भी क्यों नैरेटिव आपको लगता है मीडिया इसकी वजह है कि नैरेटिव हमेशा इनकी फ़ेवर में रहता है? देखिए, डोमिनेंट नैरेटिव हुँ। इज़ द नैरेटिव ऑफ डोमिनेंट क्लासेस। और वहाँ के शेखों को तो पता नहीं था ये तेल का क्या होता है, तो इन्होंने उसका फ़ायदा लेके शेख साहब को कहा होगा, ऑयल इज़ टू प्रेशियस ए कमोडिटी टू बी लेफ्ट टू अरब्स। यानी दुनिया बिल्कुल। का फैसला करने वाले हम हम हैं। हैं और वही चौकीदारी कर रहा है इज़राइल, वही शक्ति अमेरिका के लिए चौकीदारी कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि भारत इस बीच कहाँ खड़ा हुआ है? गल्फ एरियाज़ को बनाने में मेरे ख्याल से भारत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे तो लगता है उन्हीं का और यानी कि ये सोचिए कि वहाँ हर तीसरा आदमी यूएई को अगर देखें तो हर तीसरा व्यक्ति वहाँ भारतीय है। इस जंग के बाद इसका अंजाम जो भी हो, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा। क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मानता हूँ। कैसा होगा ये वर्ल्ड ऑर्डर? इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की कोई तस्वीर आप हमें बता सकते हैं जिसमें भारत कहाँ होगा ये आप देखें, अमेरिका की क्या जगह होगी? इसमें ईरान क्या आपको लगता है कि पूरे इस खित्ते का नेता बन के उभरेगा? देखिए, ये काफ़ी संभव है। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के जरिए थोपी गई ये जंग पूरे तरीके से एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले रही है, जहां न सिर्फ कि ये तीनों देश बल्कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही एक तरह से इस पूरी जो भट्टी है जंग की उसमें समा रही है। खासकर वो देश जो खाड़ी के देश हम उन्हें कहते हैं और करीब 1 करोड़ के आसपास ये सोचिए भारतीय इन देशों में काम करते हैं और रहते हैं। यानी जितनी इजराइल की आबादी है उतने ही एग्जैक्टली लोग इन खाड़ी के देशों में रहते हैं, काम करते हैं, उनके परिवार उससे पलते हैं। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये जंग हो क्यों रही है? ये जंग बार-बार क्यों होती है? पहले फिलिस्तीन को तबाह बर्बाद किया गया, अब ईरान को ख़त्म कर देने की ये कोशिश है। वहाँ सत्ता परिवर्तन की बातें की जा रही हैं, बल्कि कोशिश नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव ही यही है। वहाँ के सुप्रीम लीडर लीडर अयतुल्ला अली ख़ामनेई की हत्या कर दी गई। इस सब का जो ऐतिहासिक जो एक तरह से पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो क्या है? क्यों इज़राइल ये कहता है कि ये जो पूरी ज़मीन है, इसको हमें ऊपर यानी खुदा ने हमें इसको दिया था, ये एक प्रॉमिस्ड लैंड है, वो ये कहते हैं कि यहूदियों के लिए ये प्रॉमिस्ड लैंड है। क्या वाक़ई ऐसा है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जाने-माने हमारे प्रवक्ता और स्पीकर फ़िलहाल मौजूद हैं, डॉक्टर राम पुनियानी। राम पुनियानी जी जो हैं प्रोफ़ेसर भी रह चुके हैं और साथ-साथ मैंने आपको बताया कि एंटी कम्युनल क्रूसेडर हैं और इतिहास पर उनकी जो पकड़ है, शायद भारत में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतने बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और मैं आपकी सर इज़्ज़त इसलिए भी करती हूँ कि आप 80 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो गई और आप फिर भी जाके अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग स्टूडियो में अपनी एक ज्ञान की रोशनी जो है, इसे बिखेरते रहते हैं। सलाम है आपको। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये पूरी जो जंग हो रही है, क्या इसे आप जंग कहेंगे? मेरे ख्याल से ये जंग नहीं, एक थोपी हुई जंग है। जंग में क्या होता है कि दोनों साइड चाहती हैं कि वो युद्ध लड़ें। इसमें ईरान की तो कोई मंशा नहीं थी जंग करने की। ये इज़राइल का जो एजेंडा है, जिसको हमेशा अमेरिका सपोर्ट करता है और उससे अमेरिका को भी फ़ायदा है। तो एक थोपी हुई जंग है। और जैसे साहिर लुधियानवी का ही वो शेर है ना कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध अपने आप में एक समस्या है। बिल्कुल। तो वो मुझे बार-बार याद आता है, जिस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, उसको ये देख के ये लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ। तो अब मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये थोपा गया युद्ध है। इसमें हम इससे पहले कि मैं ये जानने की कोशिश करूँ कि आपके क्या विचार हैं इन दोनों तीनों मुल्कों को लेकर, हमें कुछ ये बताइए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ईरान क्या सिर्फ़ एक देश है? जब उसको सिविलाइज़ेशन कहा जाता है, ईरान कहता है कि हम सिर्फ़ सैकड़ों नहीं हज़ारों साल पुराना इतिहास है, सिविलाइज़ेशन है। इसके क्या मायने हैं? कुछ लोग इसलिए भी कंटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि नहीं जो इस्लामिक ईरान है वो तो बहुत नया है। ये थोपा गया, आप कह रहे हैं थोपी गई जंग है, यहाँ पे ये लोग कहते हैं ख़ासकर पश्चिमी दुनिया में कि ये थोपा हुआ मज़हब है ईरान पर। ईरान तो काफ़ी पुराना देश है। और ईरान की जो आप बोलती हैं कि अभी कुछ लोग बोलते हैं कि अभी मुस्लिम ईरान तो अभी बना, वो एक ईरान की हिस्ट्री में एक पार्ट है। क्योंकि देखिए, जब से तेल का इजाज़ हुआ है, तेल जब से
उसका उपयोगिता सामने आई है, तब से जिन क्षेत्रों में तेल है, उन क्षेत्रों पर अमेरिका, ब्रिटेन और शक्तिशाली देशों की नज़र है। तो जो आपके लिए एक बहुत पूँजी और मज़बूती का साधन होना चाहिए, वही आपका थोड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि लगातार इन देशों पर, ईरान पर अभी हुआ, इसके पहले इराक पे हुआ, उसके पहले अफ़गानिस्तान पे हुआ। आप ट्रैजेक्टरी देखिए, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने इस लालच में, अब ये भी मुझे कभी मज़ाक सूझता है कि उनको तेल की प्यास या भूख, बिल्कुल, या कहा जाए लालच। लालच। इन देशों को लालच इतना है कि वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर इन प्रदेशों में उत्पात मचाते रहते हैं। अब फ़ायदा तो वो लेते हैं, और पर यहाँ के जो लोग, जैसे आपने कहा, अभी पिछले एक हफ्ते में ही हम देख रहे हैं कि भारतीयों को कितनी तकलीफ़ हो रही, जो गल्फ़ एरियाज़ को बनाने में मेरे ख्याल से भारत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे तो लगता है उन्हीं का, और यानी कि ये सोचिए कि वहाँ हर तीसरा आदमी, यूएई को अगर देखें तो हर तीसरा व्यक्ति वहाँ भारतीय है। करेक्ट, और इसीलिए जब भी हमले हो रहे हैं वहाँ भारतीय ही ज़ख्मी हो रहे हैं, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, काम करेक्ट। करने वाले, वही लोग हैं। मैं अमेरिकी साम्राज्यवाद पे और बात करना चाहती हूँ आपसे जी, कि ये जी, बताइए, जी। अमेरिकन जो इम्पीरियलिज़्म है, पूरी दुनिया जिसका शिकार है, लेकिन यहाँ पर जो बार-बार इम्पीरियलिज़्म से पहले जो बात है वो ये कि इज़राइल की ये जंग है जिसको अमेरिका लड़ रहा है। हद तो ये हुई कि वहाँ के जो वेटरन जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो भी आके उन्होंने व्हाइट हाउस में ये कहा कि ये इज़राइल के लिए मैं अपनी जान नहीं दूँगा, ये इज़राइल की जंग है, हम क्यों लड़ रहे हैं। इस हद तक कि उनका जो है वो दरवाजे में हाथ फंसा के हाथ तोड़ दिया गया। और तो अमेरिका में ये एक पॉपुलर सेंटिमेंट है। मुझे लगता है कि इस जंग से पहले सिर्फ 20-25% लोग चाहते थे ये जंग हो, और मुझे लगता है अब तो 5% भी नहीं चाहते होंगे कि ये बिल्कुल, जंग हो। बिल्कुल। उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्यों लड़ रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इज़राइल की इस जंग को अमेरिका क्यों लड़ रहा है? देखिए, अमेरिका के संबंध इज़राइल से बहुत मज़बूत रहे हैं, हुँ, और अमेरिका के अंदर ज़ायोनिस्ट लॉबी, अब यहाँ हमें एक फ़र्क करना जी, चाहिए, यहूदी और ज़ायोनिस्ट। बिल्कुल। ज़ायोनिस्ट जो हैं वो एक कम्युनल राजनीति, अगर अपने यहाँ पे कहिए, जैसे फ़र्क होता है धर्म को मानने का और धर्म के नाम पर राजनीति करने का। क्या इसको हिंदुइज़्म और हिंदुत्व कह सकते हैं कि ज्यूज़ और ज़ायनिज़्म? कोई ऐसा कंपैरिज़न? मैं उसी बात पे आ रहा अच्छा। था, आपने मेरे मुँह की बात जी, छीन ली, जी, बहुत जी। अच्छा हुआ जी। कि ये उसी प्रकार का है कि जैसे आम हिंदू उस प्रकार से नहीं है जो एक हिंदुत्व वाला है, और आम यहूदी भी वैसे ही अच्छे और बुरे हैं जैसे हम लोग हैं। पर ज़ायोनिस्ट हैं, उनका एक जो नज़रिया है, वो नज़रिया है उस क्षेत्र पर कब्ज़ा करना, कमज़ोर लोगों को दबाना, खुद की समृद्धि को बढ़ाना। तो अमेरिका के अंदर वैसे एक और भी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जो छोटी-सी समझ है वो ये कि द्वितीय महायुद्ध के अंत में, जब महायुद्ध ख़त्म होने वाला था, तो उस समय पैलेस्टाइन का मैंडेट जो था वो ब्रिटेन के पास था, जो इधर की बगदाद की पावर कम हो रही थी, और ब्रिटेन ने उस पे कब्ज़ा किया था। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो फै फैसला हुआ, क्योंकि तब तक क्या हुआ था कि जो यहूदी उसमें जो समृद्ध थे, आक्रामक थे, दुनिया भर में बसे हुए थे, उन्होंने कहा कि भई ये धरती जो है इज़राइल वाली, जेरूसलम वाला मंदिर हमारा है, और जेरूसलम और ये पूरी ज़मीन खुदा ने हमारे लिए की है, जो उनका तो अब्राहमिक हुँ, ट्रेडिशन का पहला धर्म है वो, हुँ, तो ये हमको सब हमारी है। तो ज़ायोनिस्ट क्या कर रहे थे, एक बात उनके पास थी, संपत्ति बहुत थी। हुँ, तो उन्होंने 3-4 अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स की, और उसमें उन्होंने कॉल दिया यहूदियों को कि ये ज़मीन हमारे लिए थी, खुदा ने हमें कहा है कि हम ये आपके लिए है, ये और हमारी पवित्र ज़मीन है। तो हम जहाँ भी हैं इसको छोड़कर इज़राइल इज़राइल तो तब बना नहीं था, हुँ, इज़राइल तो बना बाद में यूनाइटेड नेशंस हुँ, के इसके बाद, तो हम उस पैलेस्टाइन के उस एरिया में जाके बसेंगे जो जेरूसलम के हुँ, चारों तरफ है। तो वहाँ से फिर ये जब वहाँ आके बसने लग गए, ज़मीनें खरीदने लग गए, विस्तार करने लग गए, तो पैलेस्टीनियंस को लगा कुछ गड़बड़ हो रही है। हुँ, तो बीच में फिर आपस में उनमें कुछ क्लैशेस भी हुए, और दूसरी तरफ से अमेरिका और इंग्लैंड, इनका एक वाक्य मैंने कहीं पढ़ा था, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तब तक तेल आ गया था समाज में, पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया में या अरेबिया में से तेल निकाला था, हुँ, और वहाँ के शेखों को तो पता नहीं था ये तेल का क्या होता है। हुँ, तो इन्होंने उसका फ़ायदा लेके शेख साहब को कहा होगा, ये सच्ची बात है हुँ, कि सबसे पहले जब उन्होंने अरेबिया में तेल खोजा, तो वहाँ के शासक को कहा, भई देखो, ये आपके पास ये तेल हम आप निकाल लेंगे, हमारी कंपनियाँ तेल का एक्सहिबिशन करिए, ये $75,000 आप लीजिए, मज़ा मौज कीजिए, और जो तेल निकलेगा ना उसमें हम आपको 1% रॉयल्टी देंगे। हुँ, इस बहाने उन्होंने पूरे तेल पर वहाँ कब्ज़ा कर हुँ, लिया, और उनकी नज़र ये थी, उनका एक वाक्य था,
oil is too precious a commodity हम्म, to be left to Arabs. यानी दुनिया बिल्कुल का फैसला करने वाले हम हम हैं। हैं, हम ये बता रहे हैं कि तेल इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो अरबों के फिर नियंत्रण नहीं में छोड़ नहीं सकते। रख सकते। तो एक और कहीं जगह मैंने एक किसी बड़े स्कॉलर का विश्लेषण पढ़ा था कि इज़राइल को जो बनाया, सपोर्ट किया, उसके पीछे मुख्य मंशा ये थी कि एक देश उस एरिया में रहे हम्म, जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सके। और वही चौकीदारी ही कर रहा है इज़राइल, वही सब अमेरिका के लिए चौकीदारी कर रहा है। लेकिन अमेरिका प्रियानी जी, इसमें हम करीब हमें 80 साल पुराना जी इतिहास आप जो बता रहे हैं जी इज़राइल के बनने के आसपास का, ये तो अरबों ने और ख़ासकर फ़िलिस्तीनियों ने एक रहम खा के इनको ये कहा कि ये सताए हुए लोग हैं और इनको जगह दे दी जब ये हिटलर के सताए हुए थे जर्मनी से। वैसे भी आप इनकी शक्ल सूरत देखिए तो वेस्ट एशियन तो शक्ल सूरत ही नहीं है, यूरोपियन हैं ये लोग, जी देखने में ही जी यूरोपियन लगते जी। हैं। तो ये ज़मीन यहाँ कैसे प्रॉमिस हुई वेस्ट एशिया में इनको, फ़िलिस्तीन और ईरान के बीच में ये सब कैसे इनको यहाँ ज़मीन मिल गई? और क्या सिर्फ ज़ायनिस्ट इस प्रॉमिस्ड लैंड पे यकीन रखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को कि हर तरह से मार काट करके और हमें ये ज़मीन हथियानी है, या आपको लगता है कि ये पूरा यहूदी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में वही सब सब मानते हैं? देखिए, पूरी दुनिया के यहूदी इस बात को नहीं मानते। हम्म, और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिटलर ने जो इन पे हम्म, अत्याचार किए वो यहूदियों पे किए, पर सभी यहूदी ज़ायोनिस्ट नहीं बने। नहीं बने। सभी यहूदियों ने उस प्रकार का एटीट्यूड नहीं लिया और उसमें भी एक तबका था जिसने इस प्रकार की राजनीति को लेकर इस एरिया को चुना। अब इस एरिया को क्यों चुना और ये जो नैरेटिव बना कि भाई ये चोज़न लैंड है, हमारे लिए अल्लाह ने ये रखी थी, ये तो बना बनाया है, जो आपको इसमें कोई अल्लाह ने कोई फरमान लिख के नहीं दिया है हम्म, कि भाई यहूदी लोग के आके यहाँ बसेंगे। ये तो उन्होंने बनाया है और उसको सपोर्ट भी कई लोगों ने किया होगा, क्योंकि वो एरिया एक ऐसा था जो लगता था कि तेल के कुओं पर कब्ज़ा जमाने के लिए ये एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ हम हम्म, रख सकते हैं। और उसके चलते फिर जब यूनाइटेड नेशंस ने डिवाइड किया कि भाई ये यहूदियों को इतना एरिया दे दिया जाए और बाकी पैलेस्टाइन रहेगा, मंजूर हो गया, क्योंकि इधर पैलेस्टाइन ब्रिटेन के कंट्रोल में था, उन्होंने मान लिया। और पर जैसे ही ये बना तुरंत इन्होंने उसका वायलेशन शुरू कर दिया इजराइल वालों ने। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस है, उस समय यूनाइटेड नेशंस एक मजबूत संस्था थी और यूनाइटेड नेशंस ने फैसला दिया कि भाई आप ये आपकी बाउंड्री है, इस पे जाइए। इजराइल बनने के साथ ही उन्होंने इसका वायलेशन करके इसकी बड़ी ज़मीन को हथिया लिया। फिर 1968 में उन्होंने और कब्जा करके जो पैलेस्टीनियन थे उनको एकदम सिकोड़ दिया, बिल्कुल। छोटे से एरिया में सिकोड़ दिया। और ये यूनाइटेड नेशंस ने जब इनके खिलाफ प्रस्ताव पास किए तो उसका इन्होंने पूरा वायलेट किया। और उनके पीछे कौन खड़ा था? अमेरिका। अमेरिका खड़ा था। तो मुझे लगता है ये नैरेटिव ये जो बना रहे हैं कि चोज़न लैंड है, होली पीपल है, वगैरह वगैरह, ये बनी बनाई बात है। मुख्य रूप से तो इसके पीछे तेल की राजनीति का ट्रांसलेशन है। तो मैं जो अगर आपकी बात को ठीक से समझ रही हूँ, वो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसलिए ये जंग लड़ने पे मजबूर है क्योंकि वेस्ट एशिया पूरे तरीके से जो नेचुरल गैस और ऑयल है उससे भरपूर है जी और वहाँ पर इजराइल को उन्होंने अपने चौकीदार के तौर पे वहाँ रखा हुआ है कि हमें जी ये सबको बिल्कुल काबू में करने के लिए इजराइल चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है जिसको इजरायली लॉबी या यहूदी लॉबी कहा जाता है, मुझे लगता है उसको ज़ायनिस्ट लॉबी कहा जाना चाहिए, ज़ायनिस्ट लॉबी कि अमेरिका में वो ज़्यादातर कारोबारों पर उनका कब्जा है। आबादी कम है लेकिन उनका जो कंट्रोल। प्रभुत्व है वो बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो वो कारोबार पर उनका कब्जा है। जो अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनमें बड़ी तादाद में यहूदी लोग हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो मीडिया है उस पर उनका कंट्रोल है। तो कम आबादी होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि अरबों की ज़्यादा आबादी है और ये जो फ़ारसी लोग हैं, शिया मुस्लिम्स, ईरान के, इनकी बड़ी आबादी, उसके बावजूद भी क्यों नैरेटिव, आपको लगता है मीडिया इसकी वजह है कि नैरेटिव हमेशा इनके फेवर में रहता है? देखिए, एक जैसे हम कहते हैं ना, डोमिनेंट नैरेटिव इज द नैरेटिव ऑफ डोमिनेंट क्लासेस। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये एक कार्ल मार्क्स, जिनको लोग पसंद नहीं करते, उनका एक सेंटेंस है, द डोमिनेंट नैरेटिव इज़ द नैरेटिव ऑफ द डोमिनेंट क्लासेस। तो मीडिया तो वैसे ही चलता है और उसमें तो कई लोगों ने इस बात को सिद्ध किया है कि मीडिया जो मेन रहता है, जो छुटपुट जो
आइसोलेटेड रहते हैं और अपनी कोशिश करते हैं सच बचाने की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और मीडिया का बड़ा तबका ये उसी प्रभाव में रहता है जो सरकार में और दूसरे पूंजीपति और कॉरपोरेट के डोमिनेंट सेक्शन जो चाहते हैं, तो इसलिए नैरेटिव को आगे जगह मिलती रही, बिल्कुल। इसराइल वाले नैरेटिव को। और लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ईरान में जी। एक और नया नहीं है, लेकिन एक फिनोमेना है खासकर हमारी जनरेशन के लिए, या मैं कहूँगी मुझसे जो और छोटे लोग हैं उनके लिए, कि वो ये देख रहे हैं कि अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद जो एक पूरी शहादत के इर्द-गिर्द जो इस्लाम में शहादत का एक जी, कॉन्सेप्ट जी। है, करबला को लाया करेक्ट। जा रहा है। हम देख रहे हैं वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि शिया लोगों में जी है। हाँ, आशुरा लविंग पीपल, आशुरा लविंग नेशन। तो हर तरह से एक तरफ थियोलॉजी सिर्फ इज़राइल में ही इस्तेमाल नहीं हो रही है। थियोलॉजी यहाँ भी आप देखिए कि किस तरह करेक्ट, से करेक्ट। धर्म का, धार्मिक जो इतिहास है उसका इस्तेमाल है। करबला और शहादत के इर्द-गिर्द जो आप लोगों का मोबिलाइज़ेशन देख रहे हैं ईरान में, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें फ़र्क एक ही है, लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, धर्म की भाषा यहाँ भी बोल रहे हैं, वहाँ भी बोल रहे बोली जा रही है। हैं। फ़र्क ये है कि इज़राइल की तरफ से जो बोल रही है, वो आक्रामक है, हुँ। दूसरों पे हमला करने वाली है। और इनकी जो भाषा है ईरान की, वो डिफेंसिव है, वो खुद को बचाने के लिए धर्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क है कि आप मजबूरी में जब हेल्पलेस हैं, तो खुदा को याद करें, ईश्वर को याद करें, एक बात होती है। और आप ईश्वर का नाम लेके दूसरों पे ये करें, अत्याचार करें, वो बहुत अलग होता है। तो बहुत आपने जो क्रूशियल फ़र्क डिस्टिंक्शन, है ये, बहुत क्रूशियल है ये फ़र्क। क्रूशल फ़र्क आपने जो पॉइंट आउट किया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसलिए मैं ईरान के लोगों को तो कहूँगा कि भले ही वो ये लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, पर वो हेल्पलेस हैं। लगे हाथ आपको बता दूं कि ये जैसे ईरान पे तो पहले भी वो सत्ता परिवर्तन, अभी भी सत्ता परिवर्तन की नहीं, और बात करते हैं। 75 साल पहले सत्ता परिवर्तन कर चुके हैं, तो वही सुहाने सपने करेक्ट। मुंगेरी लाल के वही वापस लाना चाहते हैं। पर ये होते कौन है किसी देश की सत्ता को परिवर्तन करने वाले? मेरी सॉवरेनिटी, मेरे देश की सॉवरेनिटी, मेरे देश की वो ये कह रहे हैं सॉवरेनिटी। कि भई महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार है, वेरी आप गुड। बहुत ही तानाशाही सरकार वहाँ पे चलाना चाहते हैं, हम ईरान के लोगों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, अगर शब्दावली आप देखें, तो इज़राइल और अमेरिका दोनों ईरान के लोगों के लिए शब्दों का इस्तेमाल करता है, ऑनरेबल, डिग्निफाइड पीपल, लविंग पीपल, लवेबल पीपल, यानी लोग तो बहुत अच्छे हैं, सरकार बुरी है, हमें लोगों से समस्या नहीं है। जिस सोचिए स्कूल पर हमला करके 200 मासूम बच्चियों की इन्होंने जी। दिन दहाड़े उनका नरसंहार कर दिया, उन बच्चियों के लिए ईरान को आज़ाद कर रहे हैं ये। वेरी गुड। अब ये यानी बहुत हास्यास्पद है। इसलिए हास्यास्पद है कि दूसरे देश के ह्यूमन राइट्स को आप बहुत सेंसिटिव हैं। मैं ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया में एक सेंसिटिविटी होना चाहिए दूसरे देश के मानवाधिकारों के लिए भी। पर आप देखिए, जब वो करते हैं महिलाओं के नाम पे और इसके नाम पे, उसी समय एप्स्टाइन फाइल का मामला चलता रहता है। आपके देश में आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। महिला अधिकारों को हनन ही नहीं, आप तो महिलाओं को इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे वो एक भोग की वस्तु हो, उससे ज़्यादा कुछ ना हो। और एप्स्टीन की मोरालिटी वाले लोग ये बताएँगे कि अपनी महिलाओं के साथ कैसा सलूक किया करेक्ट। जाए। और यहाँ मैं अरफा जी एक आप बात और आपको बात बताना चाहता हूँ कि किसी देश के अंदर भी जो भी सरकार होती है, कई बार तानाशाह भी आते हैं, पर लोग उसी के अंदर अपना रास्ता ढूँढ लेते हैं। एक मुझे बहुत एक अच्छा उदाहरण याद आ रहा है कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी जब 1979 से आया, तो उस समय मैं टाइम मैगज़ीन में एक कवर स्टोरी देखी थी, वो मैं ट्रेस नहीं कर पाया बाद में, उस समय मुझे इसमें इतनी रुचि भी नहीं थी। वो कवर स्टोरी थी, इस्लाम द न्यू थ्रेट। तो यानी इसमें क्या जोड़ दिया उन्होंने, एक क्लरिकल पावर आ रहा है, उसको उन्होंने पूरे इस्लाम से जोड़ दिया। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि बीच में आप देखिए, इन लोगों ने महिलाओं पे बहुत बंदिशें लगाई थी, पर महिलाओं ने अपने आंदोलन किए। अभी जो उन्होंने आंदोलन किया ना, बिल्कुल। कि जिसमें बुर्का के विरोध में एक विरोध में किया। लड़की। और एक मज़ेदार चीज़ मैंने आउटलुक पत्रिका में देखी थी, वो क्या थी कि भाई पहनना है आपको बुर्का, स्कार्फ कुछ तो पहनना है। तो वो लड़की क्या कर रही है, नीचे जीन्स पैंट है, ऊपर टॉप है, हाथ में सिगरेट है, और यहाँ उसने एक छोटा सा बिल्कुल। अच्छा सुंदर दिखने वाला ये लगा दिया। तो महिलाएं अपना रास्ता ढूंढती हैं। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल एक नारीवादी महिला होने के नाते मैं ईरान की इस पॉलिसी के खिलाफ रहती हूँ कि कोई भी पाबंदी होनी चाहिए, ईरान हो या सऊदी अरब हो या कहीं भी, भारत हो, कहीं भी। हर औरत को आज़ादी होनी चाहिए अपने हिसाब से, पहली बात तो। लेकिन दूसरे इसके बरक्स अगर आप देखें, तो हमेशा जीन्स और पैंट्स पहनने वाली लड़कियों को मॉडर्न कहा जाता है। और अगर मैंने साड़ी पहन ली है तो आज मैं मॉडर्न नहीं हूँ, लेकिन कल अगर मैं पैंट्स पहन लूँगी तो कल मैं मॉडर्न हो जाऊँगी। जी, जी। और फिर अगर मैंने अपना सर ढक लिया तो मैं ऑप्रेस्ड हो जाऊँगी। तो ये भी तमाम आप देखिए, पुरुष जो हैं वो डिफ़ाइन कर रहे हैं कि महिला को किस तरह से परिभाषित किया जाएगा। लेकिन आपने चूँकि रिवॉल्यूशन की बात की और इसको भी काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की जाती है। फिर से मैं कहूँगी कि मेरा जो सिद्धांत है वो यही है कि किसी भी देश के कामकाज में मज़हब का इस्तेमाल एक केंद्रीय भूमिका नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, इज़राइल हो या ईरान हो। सही। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन की जो पूरी थ्योरी है वो ये है कि इस्लाम के इर्द-गिर्द हम इरानियन नेशन को बनाएँगे।
इस पूरे रिवॉल्यूशन का कुछ इतिहास हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? जी, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1953 में, मैंने बताया, मुसद्दिक की सरकार को जी, इन्होंने हटाया, और रज़ा शाह पहलवी, वो भी बताइए, वो चैप्टर भी ज़रूरी है। रज़ा शाह पहलवी वो ईरान का पुराना एक राजवंश में से था, उसको इंस्टॉल कर दिया गया। और वो पूरा अमेरिका का पिट्ठू था। पिट्ठू। यानी वो कल्चर को क्या मानता था, कल्चर को जैसे आप बता रही हैं, साड़ी पहन लिया तो ये हो गया, वो पैंट पहन लिया तो वो इसी को मानता था कि पैंट और टी शर्ट पहना तो आप मॉडर्न हो गए। तो रज़ा शाह पहलवी आया, उसने इस्लाम को सुपरफिशियल वेस्टर्नाइजेशन किया। अब सुपरफिशियल यानी सतही तौर पे, भाई आप पैंट पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन बस। रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, तो और जो लोगों की समस्याएं रही, लोगों की समस्याएं पहले से बढ़ती गई, गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है। अब ईरान के पास इतनी संपत्ति है, धनी देश है तेल के कारण, पर लोग बुरे हाल में हैं। तो इसके कारण 1979 में एक क्रांति हुई, और ये रियल क्रांति थी, मतलब लोगों का जन उभार आया। लोगों के जन उभार में ये भी बात बता दूं आपको कि वहाँ दो प्रकार की ताकतें सामने आ रही थी। एक तो लेफ्टिस्ट ताकतें, और दूसरी ये क्लेरिकल ताकतें। तो उसमें भी अमेरिका का रोल रहा। अमेरिका ने कहा अगर सत्ता परिवर्तन होना ही है तो कम्युनिस्ट क्यों, ये क्लेरिकल लोग हमारे लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, इनसे डील करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो भी एक एस्पेक्ट है जिस पे ज़्यादा रोशनी डालना ज़्यादा थोड़ा बात नहीं होती है इस बारे ज़्यादा में। बात कभी नहीं होती। और उस समय जो 1979 की रिवॉल्यूशन हुई थी, उस समय इन्होंने जो गहरे तरीके से जिन्होंने स्टडी किया, उसमें लेफ्टिस्ट फोर्सेस वे क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और वहाँ अमेरिका तो हर समय एक्टिव रहता है, और करे ना करे तो उसने भी टिल्ट किया जो बैलेंस आयतुल्लाह खोमेनी की तरफ, वो अमेरिका ही नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को पता था इनसे डील करना ज़्यादा आसान है, जबकि अगर लेफ्टिस्ट फोर्सेस आ गए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना होगा। और इसके अलावा अब जिस फॉर्म में अभी हम ईरान को देखते हैं, जी, आपको लगता है ईरान को हराया जा सकता है? देखिए ईरान को ऐसा होता है कि कई बार जो ग्राउंड वॉरफेयर और एटॉमिक एयर वॉरफेयर के काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। अब ये बात सही है कि अमेरिका के पास भी एटम बॉम्ब है, इजराइल के पास भी एटम बॉम्ब है, और शायद ईरान के पास नहीं है, वो किसी स्टेज में होंगे। आरोप लगाया जाता है कि कभी भी बना सकते हैं वो। हाँ, वो हो सकता है। पर देखिए ईरान ने क्या किया, जो पिछले कुछ सालों से जो हालात चल रहे हैं वेस्ट एशिया के, तो उसमें उन्होंने अपनी ग्राउंड लेवल आर्मी को बहुत मजबूत किया, यानी टॉप से लेके बॉटम तक। और उन्होंने एक बहुत ये भी ख्याल किया कि जैसे अभी बात आती है ना मिसाइल्स की, कि भाई ऐसी मिसाइल्स हों जो हम खूब सारी बना सकें और इन पे अपना बचाव कर सके आक्रमण करके। तो वो ईरान ने काफ़ी मजबूती से बनाया। इसलिए आरफा जी, मुझे भी लगता है कि ये जो अभी पिछले चल रहा है कि ट्रंप ने पहले 3 दिन के बाद बोला चलो तुम अनकंडीशनल माफ़ी मांग लो, अभी बोल रहा है वार तो ख़त्म हो गई, मतलब उनकी वो सक पका गए हैं। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान हमारा इतना डैमेज कर सकेगा। डैमेज इसराइल में हो रहा है। और दूसरा शर्म की बात यह है कि आसपास के जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अमेरिका को अपने बेसिस की जगह दी हुई है। ये कितनी शर्म की बात है। शर्म की बात भी है, लेकिन वो कहते हैं हमने तो अपने हित में काम किया है कि अमेरिकी सोल्जर्स यहाँ रहेंगे और बेस रहेगा तो हम महफूज रहेंगे। पहली बार शायद पिछले कई दशकों में ये बहुत ही जो सेल्फिश और खुदगर्ज जो ज़्यादातर अरब देश हैं, इन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि इन्होंने तो अपनी इज्जत और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवी रख दी है अमेरिका के हाथों, अमेरिका की जो इंपीरियलिस्ट साम्राज्यवादी ताकत है। लेकिन पहली बार उन्हें एहसास ये हो रहा है, तो ये तो उनकी कमज़ोरी है, वल्नरेबिलिटी है। आज भी कुवैत से देखिए, कुवैत से मैं बातचीत कर रही थी कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि हम जहाँ रहते हैं उसके बराबर में ही कुछ ही दूरी पर मिलिट्री बेस है, और वहाँ हमले की लगातार जो है वो आवाज़ें आती रहती हैं। हम वल्नरेबल हैं इसलिए चूंकि यहाँ पीछे हमारे बैकयार्ड में अमेरिकी सोल्जर्स हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि भारत इस बीच कहाँ खड़ा हुआ है। और मुझे ये भी बताइए कि इस सब के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, आपने कहा कि बेचैन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की किसी तरह से ये जंग खत्म हो जाए। जी। आपको लग रहा है कि वो हार रहे हैं ये जंग? हार हार नहीं भी रहे तो उनका जो उद्देश्य था वो तो नहीं पूरा हो रहा, जीत तो नहीं रहे कम से कम। जीत तो नहीं रहे। और दूसरा जो चेंज ऑफ द गवर्नमेंट उनका ये था मेन, वो तो कि हरगिज़ नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा। बल्कि मुझे तो लगता है कि उन्होंने ईरानी जनता को और साथ ला दिया है। यूनिटी ला दी है। जो ये जो गवर्नमेंट थी या सुप्रीम लीडर थे, उनके खिलाफ भी रहे होंगे, वो लोग भी सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरे दिन जब वो बच्चियों के इसके जब मातम हुआ, तो सड़कों पर जितने लोग थे, वो तो मतलब संख्या थी कि पूरा ईरान सड़कों पे आया हुआ है विरोध करने के लिए। आपने साम्राज्यवाद का ज़िक्र किया,
और हम भी साम्राज्यवाद और इस इम्पीरियलिज्म का बदतरीन शिकार रहे हैं, लेकिन जी। हम संवेदना प्रकट तक नहीं कर पा रहे हैं। हम आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि इस जंग में हम खड़े क्या हैं। एक शब्द हमारे मुंह से नहीं निकला है। इस जंग के बाद इसका अंजाम जो भी हो, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा। क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मानता हूँ। कैसा होगा ये वर्ल्ड ऑर्डर? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूँ कि हम अपना मुँह क्यों नहीं खोल पा हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि ये कई ऐसी ताकतें हमारे भारत में जो हुआ है, अब ये बहुत शर्मनाक है कि हमारा जो पाला हमने बदला। अभी तक हम नॉन अलाइनमेंट के तरीके से जहाँ भी अन्याय हो आवाज़ उठाते थे। और जैसे अब किसी देश का सुप्रीम लीडर मारा गया, उसके बारे में हमारी संवेदना दिनों दिन तक नहीं निकलती। और वहाँ के बेगुनाह लोग जो मारे जाते हैं उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कहते। तो कहीं तो भी जैसे, और तीसरी बात देखिए कि युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं और उस इज़राइल को कह के आते हैं, हम साथ-साथ हैं। हुँ। तो अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा, उसमें ये याद रखा जाएगा कि भारत अभी नॉन अलाइन्ड नहीं है। भारत ज़्यादातर अमेरिका का पिछलग्गू है। अमेरिका के बारे में तो जो है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन पीछे भी कहाँ लग पा रहे हैं? हम तो रोज़ ज़लील हो रहे हैं। कैसे पिछलग्गू हैं हम? हाँ, वो इज़्ज़त खुद की बस यही है। हाँ। अपनी इज़्ज़त को इन्होंने ख़त्म कर दिया है इस प्रकार के आचरण से। और अमेरिका जैसा कह रहा है उठो, उठो, उठ रहे, हुँ। बैठो, बैठ रहे हैं। और अमेरिका अपनी दूसरी मजबूरियों के कारण इज़राइल के पूरी तौर से साथ नहीं में तो है। खुश तो वो तब भी नहीं हो रहे हैं। हम क्या वो कहते हैं तेल मत खरीदिए, हम कहते हैं जी हुज़ूर। वो कहते हैं अब आप तेल खरीद लीजिए, हम कहते हैं जी हुज़ूर। वो कहते हैं आप रूस से बात नहीं कर सकते, जी हुज़ूर। आप बात कर सकते हैं, जी हुज़ूर। लेकिन उसके बाद भी हुज़ूर जो हैं वो खुश नहीं हैं। हुज़ूर, क्योंकि आप पूरा उनको समर्थन नहीं दे रहे ना, उनको तो पूरा चाहिए कि आप भी आइए और शायद हम हमारे युद्ध में मदद कीजिए। हाँ, ये और इसलिए बीच में खबर ये भी आई थी कि क्या भारत का पोर्ट इस्तेमाल हुआ, इंडियन पोर्ट इस्तेमाल हुआ इस हुँ। हमले के लिए, जिसको सीधे तौर पे इनकार कर दिया गया है। तो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की कोई तस्वीर आप हमें बता सकते हैं, जिसमें भारत कहाँ होगा, ये आप देखें, अमेरिका की क्या जगह होगी? इसमें ईरान क्या आपको लगता है कि पूरे इस खित्ते का नेता बन के उभरेगा? देखिए, ये काफ़ी संभव है कि वेस्ट एशिया में एक नया समीकरण उभरे, जिसमें ईरान उसको लीड करे और बाकी देश जो अभी गलती से अमेरिका को बेसिस वगैरह दे रहे थे, वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर से फिर से एक अरब नेशनलिज़्म को मजबूत करें। और उसमें फिर भारत को या तो बहुत ह्यूमिलिएशन के साथ जीना पड़ेगा, या फिर वो धीरे-धीरे अपनी राजनीति को बदलेगा। क्योंकि वेस्ट एशिया में जितना इंटरेस्ट भारत का है, उतना किसी और देश का नहीं होगा। हुँ। सबसे ज़्यादा मैन पावर यहीं से गया हुआ है। हुँ। तो ये आने वाले समय में नया वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा, उसमें भारत को अपनी नीति रिवाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत रहेगी। क्योंकि आप देखिए, अगर वहाँ हमारे लाख लोग काम कर रहे हैं, हुँ। 1 लाख परिवार उससे पल रहे हैं। हुँ। और एक जैसे केरल में तो हर तीसरा चौथा परिवार का एक व्यक्ति बिल्कुल। आपको दिखता है उधर। हुँ, हुँ। अभी तो बाकी जगह के भी लोग जाने वाले हैं। तो इसके दबाव में आके या तो इनको बहुत मुँह की खानी पड़ेगी अभी के शासकों को, या उनको अपनी नीति बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे कि जो पूरा अमेरिका का इतिहास रहा है, इम्पीरियलिज़्म का, जो जंगें उन्होंने लड़ी हैं, वियतनाम से लेकर और उससे पहले भी हम निकालें, इसके अलावा पर्ल हार्बर का जो हमला हुआ, जी, इसके बाद जी, इराक वॉर हुई, ईरान-इराक वॉर भी हुई। जी। तो जंग तो एक तरह से इस खित्ते के लिए तो एक की हकीकत है, लेकिन अमेरिका के लोगों के लिए नहीं है। तो ये जंग अगर अमेरिका कितनी भी लीपापोती कर ले, आज भी उन्होंने एक बयान दिया, उसमें कहा है कि हम जीत गए हैं ये जंग और ये जंग अब खत्म होने वाली है क्योंकि हम जीत गए हैं। तो वो जीत डिक्लेयर कर देंगे और हो सकता है कि उनकी आवाम इसको कबूल भी कर ले कि चलिए जंग खत्म हुई। लेकिन इस इतिहास को देखते हुए इस जंग के आप अमेरिका के फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका अभी भी सेफ़ है, हुँ। क्योंकि अमेरिका को सबसे बड़ा डर कब रहता है? जब उसके लोग ज़्यादा मारे जाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। वियतनाम में भी वो क्यों वापस पीछे आए? हुँ, क्योंकि हज़ारों सैनिक वहाँ मारे जा रहे थे, हुँ, उनका मोरल डाउन हो रहा था। अभी 8-10 अमेरिकी सैनिक मारे गए, तो वो अमेरिका में काफ़ी हलचल मच गई हुँ, है। तो अगर दूसरा क्या है, अमेरिका दूर बैठ के हुँ, हुँ, सब रिमोट से कंट्रोल करता है, तो इसलिए उसको खुद ज़्यादा नुकसान हुँ। पब्लिक ओपिनियन में होता नहीं है, और मीडिया के माध्यम से उसको वो मैनेज कर लेता है कि हम दुनिया में सभ्यता ला रहे हैं। अब जैसे भारत में ये आया था ब्रिटेन, तो क्या कह रहा था? वो ये थोड़ी कह रहा था कि हम आपको लूटने आए हैं। वो तो कह रहे हैं हम आपको सभ्य बनाने आए हैं। हुँ। आर्गुमेंट की सिमिलैरिटी देखिए कि इन जाहिल लोगों को सभ्य बनाने की ज़िम्मेदारी भगवान ने हमारे कंधों पे डाले हैं। बेचारे, कितनी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर थी और क्या-क्या करके गए। तो ऐसे ही अभी अमेरिका कह रहा है कि कि ईरान की औरतों को हम आज़ाद कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। हाँ। तो वो उनका नैरेटिव तो बनाने में तो कमाल है। तो तो काफ़ी सभ्य बना गए वैसे अंग्रेज़ हमें। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अम्बरानी जी, आपकी जी, इस जी। चर्चा के लिए और उम्मीद है कि लोग जो हैं वो कम से कम जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ख़ासकर इस पूरे इलाके की, वो जो आज की राजनीति से कैसे जुड़ती है, जो सैकड़ों साल पुरानी
एक तरह का कॉन्सेप्ट है, एक फ़िलॉसफ़ी है, उसको समझने में आसानी हुई होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।